जिसके पास एक लड़कियां होती है उसको एक ही दामाद उतरते हैं, लेकिन जिनके पास 6 लड़कियां होती है उनके 6 दामाद उतरते हैं। उनके घर की आंगन, उनके शोभा बढ़ जाता है। आज हम लोग निरंजन कुमार जी के कल्याणीपुर के फार्म पर उपस्थित हैं। इनका महात्मा फूले एफपीओ के द्वारा ये अपना काम करते हैं। इनका यहाँ पे समेकित कृषि का बहुत अच्छा उदाहरण है, एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक तरफ मछली का तालाब है, वहाँ पे बत्तख भी है, एक तरफ मुर्गी घर है, एक तरफ पशुपालन है, एक तरफ बकरी घर है, दूसरे तरफ सब्जी और फलदार का बागवानी है, केला का पूरा अच्छा नर्सरी से लेकर के यहाँ तक उत्पादन तक चल रहा है काम। और निरंजन जी के फार्म पर आज हम लोग पीएनबी आरसेटी चैनपुर कैमूर के 31 विद्यार्थियों के साथ हम लोग आज शैक्षणिक परिभ्रमण पे आए हैं। इन लोगों को भी पोल्ट्री के बारे में जानकारी देते हुए एकीकृत के बारे में बताना है। समेकित कृषि क्या होता है, एक बार में 5-5 तरीके से 6-6 तरीके से पैसे कैसे आता है, आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे होता है, इसके तरफ हम आज किसानों को यहाँ पे लेकर आए हैं। हम अभी निरंजन जी से बात करेंगे कि यहाँ पे कैसे बकरी पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, बत्तख पालन करते हैं, मछली पालन करते हैं तथा फलदार फल का सब्जी का खेती करते हैं। साथ ही साथ इधर देसी गौ पालन भी करते हैं और ये कैसे अपने एफपीओ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम आप निरंजन जी से बात करते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले। हाँ, हम एक एफपीओ के चेयरमैन भी हैं जिसका नाम है महात्मा ज्योतिबा कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, और उसमें मेरा प्रशिक्षण हुआ उसके तहत बिजनेस करने से संबंधित, और मैंने खेती के भी ट्रेनिंग लिए आईसीआर भोपाल से और आईसीआर रांची से। आरसीटी से मैंने बकरी पालन पे जो है प्रशिक्षण लिया। हाँ, मैं अभी आरसीटी चैनपुर से जो है मैंने प्रशिक्षण लिया बकरी पालन पे, और जिस किसी पे भी मैंने प्रशिक्षण लिया है लगभग सभी पर काम जो है कमोबेश चल ही रहा है, और प्रशिक्षण का भी भरपूर हम उसमें प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हमारा शुरू से ही विचार था कि समेकित कृषि प्रणाली पर कार्य किया जाए, ताकि जो कहा जाता है जीरो बजट खेती, तो हालांकि जीरो बजट कुछ होता नहीं है, कुछ न कुछ लागत तो लगता ही है, लेकिन फिर भी प्रयास है कि न्यूनतम लागत लगे। अभी जैसे ये सहजन का वृक्ष है, तो इसका उद्देश्य है कि इसके जो फूल हैं वो झड़ेंगे तो इसको मछलियां भी खा सकती हैं, बत्तख और मुर्गियां भी खाती हैं। हालांकि बत्तख कम ही खाते हैं, मुर्गियां ज़्यादा खाती हैं। इसकी पत्तियों को जो है यदि बकरी खा ले तो साल में 10 बार खिला देंगे तो उसको चेचक की संभावना जो है लगभग समाप्त हो जाती है। तो ये सहजन लगाने का ये उद्देश्य था। इसके फल से जो है चारे भी बनाए जा सकते हैं। जो पक्षी हैं मेरे पास, जैसे बत्तख हुए, मुर्गियां हुई, तो इनके फीड में जो है इनके बीज का इस्तेमाल किया जाता है। वो गूलर का पेड़ है, उस गूलर को लगाने का उद्देश्य यही है कि प्राकृतिक रूप से चारा जो है मछलियों को भी मिलता रहे, और उसको मेरे जो जानवर पाले गए हैं ये घूम करके जो है उसके गोदा को खा सकें। फिर कभी कुछ इनकम मछली से हो जाता है। पर डे जो है अंडे का तो सर्कुलेशन बना ही रहता है, और जब पक्षी पुराने हो जाते हैं तो मैं उनको बेच देता हूँ। लगभग उतने ही दाम में बेचता हूँ जितने उनको तैयार करने में खर्च हुए होते हैं। ये मेरा फार्म है, इसी में जो है रहते हैं। हालांकि अभी कुछ इसको लगभग 2 साल हो गए हैं, अगले साल इसमें कुछ परिवर्तन करने की जो है सोचे हैं। और ये सहजन भी है, तो जब फल ले लेता है तो ये भी 30 रुपये किलो मार्केट में बिक जाता है, कुछ आमदनी इससे भी हो जाती है। ये केले के वृक्ष हैं, तो केले के पौधे ये भी फल ले लेते हैं, तो कुछ लोग तिलक बरच्छा में ले जाते हैं खरीद कर, और कभी कभी जो है पर्व त्योहार पे भी ये बिक जाता है, तो ये भी इससे भी कुछ न कुछ आमदनी हो जाती है। उधर गागर का पेड़ फला हुआ है, तो वो भी छठ पे बिकता है। इसी तरह से ये
खेती है तो सब्जी से भी बराबर कुछ न कुछ आते रहता है, तो संतुलन एक बना रहता है आमदनी का। ये फायदा है। ये केले हैं तो इसको काट करके घार बेच दिया जाता है, लेकिन इसके जो डंठल हैं इसका कुट्टी काट करके बत्तख और मछलियों को मैं खिला देता हूँ। और इनके फॉर्म में से जो बीट निकलता है इसको मैं खेतों में डाल देता हूँ। जैसे नेपियर मैंने तैयार किया तो इसमें 3 बार मैंने जो है इनके बीट को डाला। अभी मेरा नेपियर जो है पिछले कुछ दिन पहले जो है 14 फीट तक बढ़ गया था, उसको फ्री करके दूसरे किसानों को भी देना पड़ा, नहीं तो ज़्यादा हो गया था और बूढ़ा हो रहा था तो उसको दूसरे को भी देना पड़ा। मतलब अच्छा विकास था बीट की वजह से। खेती में भी मेरा प्रयास जो है लगभग ऑर्गेनिक का ही होता है। यहाँ कुछ फलदार वृक्ष भी हैं, आंवले भी हैं। एजोला के बारे में। हाँ, एजोला का भी पालन हम किए हैं। 7 टैंक है उधर। हालांकि इस समय एजोला समाप्त हो गया है, उसमें कुछ बीमारियां भी आ गई थी और बत्तख जो है बाहर निकल गए तो खा गए उसको। अब टैंक है फिर से जो है केबी के अधौरा से ला करके है हमारे पास है। आ गया है सर। बढ़िया है सर, जल्दी सर, आप जो सोच करके ट्रेनिंग लिए थे जी, वो आपको उसमें कहाँ तक सफल हुए हैं? जो सोच करके आप बिजनेस चालू किए हैं कहाँ तक सफल हुआ? नहीं नीचे का है। अरे ये भी दिखाओ ना, पीछे वाला सीन भी दिखाना ना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सफल तो हूँ, लेकिन जिस गति से मैंने कल्पना की थी या जो थ्योरेटिकल लगता है कि बहुत जल्दी विकास हो जाता है, तो वैसा कुछ है नहीं। धरातल पर काम करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं। जैसे ये मैंने अभी घेरा बनाया तो ये सोच करके बनाया कि लगभग जो है हमारी सुरक्षा हो ही जाएगी, लेकिन अभी देखिए कल ही जो है 9वां मंगरगोह जो है आ गया था। अब उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ न कुछ उपाय करते रहना पड़ता है। मंगरगोह जो है हमको काफ़ी परेशान किए हैं। जाली जो है हथन क्लॉथ नीचे जो है उसको फाड़ देते हैं। सियार 3-4 सियार बहुत परेशान किए, उनसे भी छुटकारा पाने का उपाय करना पड़ा, अलग से करना पड़ा घेरने के अलावा भी। और बिल्लियां भी परेशान करती रहती हैं, तो बहुत सारे कठिनाइयां भी हैं। अभी लंगूर आ गए तो ये हम लगभग तालाब के चारों तरफ सहजन लगाए थे, लेकिन ये जिधर हम लोग रहते हैं उधर के ही बच पाए, बाकी सहजन तो लगभग लंगूर तोड़ ही देते हैं। अभी इनमें भी कुछ डालियां टूट गई हैं, अभी कल ही आए थे। तो बहुत संघर्ष भी है। पहाड़ी इलाका होने के कारण जानवरों को मार भी नहीं सकते हैं। वन विभाग भी है, उसका भी अपना नियम है, और वैसे भी जानवरों को नुकसान पहुंचाना हम नहीं चाहते हैं। हमारा ये मतलब पहले से भी सोच है कि उनको भी जीने देना है, लेकिन अपना सुरक्षा जो है इसका भी वैकल्पिक उपाय हम ढूंढ रहे हैं कि जैसे ये जो जाली है इसके बदले हम लोहा का जाली 4 फीट हाइट का लगाएंगे, उसके ऊपर जो है झटका वायर लगाएंगे। झटका मशीन भी मेरे पास है, उधर लगा हुआ है, उसके वायर उधर हैं। तो उसको जो है नीचे लोहे वाले डायमंड शेप से जो है जाली से घेर देंगे, फिर उसके ऊपर झटका वायर जो है 5 फेरा लगा देंगे, तो तब लगता है कि शायद ज़्यादा बेनिफिट हो। अभी तो मुझको 100 बत्तख और मुर्गियों का नुकसान हुआ है, सियार बिलार ले गए। सर को इतना जो है कठिनाई होने के बाद भी जो है सर जो है मेहनत कर रहे हैं, और इतना संघर्ष करने के बाद जो है कोशिश पर कोशिश सर कर रहे हैं। तो कहा जाता है बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, कोशिश करने वालों की हार नहीं होता। तो सर से जो है हम लोग जानेंगे, तो जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, वो लोग को अगर करना, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर जो आरसेटी के माध्यम से ट्रेनिंग ले करके अपना स्वयं का हम रोजगार कर सकते हैं, जिससे जो है लाखों की कमाई कर सकते हैं। तो सर से हम जानेंगे तो ये जो है आरसेटी में कौन कौन सा ट्रेनिंग दिया जाता है, और कैसे हम वहाँ से ट्रेनिंग ले करके एक नया आदमी रोजगार खोल करके लाखों रुपए कमा सकता है। तो सर से हम जानेंगे। मैं मनोज कुमार, पंजाब नेशनल बैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान चैनपुर कैमूर से शैक्षणिक परिभ्रमण के लिए हमारे अभी मुर्गा पालन का ट्रेनिंग चल रहा है, उसी के विद्यार्थियों के साथ हम लोग यहाँ निरंजन कुमार जी के यहाँ आए हुए हैं कल्याणीपुर में। ये पहले से ही हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेके एक सफल तो अपने आप को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कोशिश में लगे हुए हैं कि ज़िंदगी में सफल हों, आगे बढ़ें। तो हम लोग आशा करते हैं कि ये ज़िंदगी में सफल होंगे। इनका काम देख के हमको जो लगता है कि एक सुझाव इनको हम देंगे कि अंग्रेजी में एक कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम जो खूबसूरत शहर है इटली का, वो एक दिन में नहीं बना था।
तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि निरंजन जी हताश नहीं हो। सोना जब तक आग में जलता नहीं है तब तक निखरता भी नहीं है। तो जिंदगी में तो परेशानी और कष्ट है ही, लेकिन एक आत्मविश्वास भी आदमी का बढ़ता है। जब वो तपता है, निखरता है, तो आत्मविश्वास आता है और ज़िंदगी में तरक्की भी वो करता है। तो हम शुभकामना देते हैं निरंजन जी को कि ये सफल होंगे और ज़रूर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। कैमरामैन थोड़ा सा कैमरा सही तरफ कीजिए। मैं अनिल कुमार सिंह, PNBRCT का DST फैकल्टी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिसके पास एक लड़कियां होती है उसको एक ही दामाद उतरते हैं, लेकिन जिनके पास 6 लड़कियां होती है उनके 6 दामाद उतरते हैं। उनके घर की आंगन, उनके शोभा बढ़ जाता है। कहा गया है एक गाय अगर पालते हैं, जैसा कि निरंजन जी गाय पाल रखे हैं, इस गाय में जो गाय खाना खाती है और 70% बाहर गोबर के माध्यम से करती है, उसके अंदर जितने भी अन्न का मात्रा पाया जाता है वो मुर्गियों के लिए आहार बन जाता है। मुर्गियां जो बीट करती है वो तालाब में मछली का आहार बन जाता है। बगल में यहाँ पे बत्तख है, बत्तख भी खाकी कैपेबल इंडियन रनर जो विवेकानंद यूनिवर्सिटी रांची से लाए हैं। और यहाँ पे मुर्गियां भी जो देख रहे हैं वो उन्नत प्रजाति की देसी मुर्गी, विकसित मुर्गी, ग्राम प्रिया, वन राजा, सोनाली है। और बत्तख साथ साथ मछलियां भी है, इनके फलदार वृक्ष भी हैं। दुधारू पशुओं के लिए एवं रोमांटिक पशुओं के लिए अति उत्तम चारा माना जाता है। शंकर चारा में मक्खन ग्रास, न्यूट्रीफीड, ठीक उसी तरह से यह शंकर नेपियर है। शंकर नेपियर भी बहुत अच्छा चारा होता है, 10 से 12 फीट की ऊंचाई तक जाता है और इसको जितनी कटाई की जाए उतना ही अच्छा होता है। ये शंकर चारा दूध उत्पादन के लिए हरा चारा के रूप में बहुत अच्छा चारा माना जाता है। शंकर नेपियर आज यहाँ पर उपलब्ध है। जिन किसान भाइयों को शंकर नेपियर का चाहिए, इनका टिक चाहिए, प्लांट चाहिए, वो यहाँ के किसान भाइयों से ले जा सकते हैं। कृषि का एक ही फायदा है कि जिस तरह से बरसात में चारों तरफ से वर्षा होता है, गांव का गांव बाढ़ आने लगता है, इसी तरह से इंसान के पॉकेट में अगर चारों तरफ से पैसा आए तो उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने में कभी भी देर नहीं लगती। ये थोड़ा सा संघर्ष तो करना पड़ता है, बिना जागे कोई काम नहीं होता, कर्म तो करना पड़ता है, लेकिन आमदनी जब आती है तो उनका जीवन शैली और भी आनंदित होता है। मैं निरंजन जी एवं इनके पत्नी भी हमारे ट्रेनिंग है, उन दोनों के कर्मठता को देखते हुए मैं आगे आशा करता हूं कि जिस तरह से ये आज समेकित कृषि अपना रहे हैं, इसी तरह से बिहार के तमाम किसान भाई अगर अपनाएं तो जिस तरह से इनके घर में खुशियां आ रही है, खुशहाली हो गया है, ये अपने आप में एक कृषि विज्ञान केंद्र से, कृषि विश्वविद्यालय से कम नहीं है, देखने दिखाने के लायक है। और ये इसी तरह से बिहार के सभी तमाम किसान भाई हमारे बढ़ सकते हैं। खाली हो जाओ सब अब हमारे विद्यार्थी लोग आप लोग बताइए, आप लोग ट्रेनिंग लिए हैं तो आप लोग को टी-शर्ट मिला है, कॉपी कलम मिला है, भोजन मिला है RCT में, और उसके साथ साथ जो ज्ञान मिला है। तो इन सब चीजों को लेकर के आप आगे कहाँ तक सोचे हैं, तो क्या करेंगे? मेरा तो ऑलरेडी पहले से ही फार्म है जी, तो आया था उसी उद्देश्य से कि पिछली बार जो मेरा घाटा हुआ था जी जी, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में जान लूं ताकि अगली बार मुझे वो घाटा न सहना पड़े जी। तो खैर थोड़ा सा ज्ञान में वृद्धि तो हुआ है जी जी, ताकि कुछ पहले से तैयारी कर लूं उस तरीके से कि आगे घाटा ना हो जी। क्या चीज का मतलब किए थे, फार्म खोले थे? बॉयलर का था मेरा जी, तो उसमें आपको घाटा लगा? पहली बार लगा था, गर्मी का दिन था, पहली बार उतना आइडिया था नहीं सबके बारे में जी। तो थोड़ा सा पता चला कि ऐसे ट्रेनिंग भी होता है इस सब का, तो कोई थोड़ा कर लिया जाए ताकि आगे के लिए बेनिफिशियल हो और थोड़ा सा बिजनेस को भी बढ़ा दिया जाए और अगर अच्छा खासा फायदा हो तो। खैर अभी ठीक चल रहा है और थोड़ा कुछ आइडिया भी मिल रहा है बीमारी के बारे में, कैसे हैंडल करना है, तो इस सब के बारे में। ये बात सच है कि बिना जो है ज्ञान लिए कोई भी हम बिजनेस खोलते हैं तो सफल नहीं होते हैं। कोई भी अगर हम अच्छा से अगर किसी चीज के बारे में ज्ञान ले, जानकारी ले, उसके बाद जो है बिजनेस करना शुरू करेंगे तो उसमें सफलता मिलता है। धन्यवाद।